Hello everyone, welcome to Magnet Brain. This is Vanya Narain, your IGKO, that is International GK Olympiad Educationist for grade 9th. आज हम फिर से आ गए हैं अब कंसेप्ट के बाद और जीके के बाद हम दोबारा जो है हमारी जो गाड़ी है ना वो इधर उधर जो ट्रैक्स हैं वो चेंज करती रहती है क्योंकि आईजीकेओ का पैटर्न ही ऐसा है ना। उसमें हमें सब कुछ पढ़ना है और उसमें अभी तो हमारा लाइफ स्किल भी जो है उसके 2-3 ही सेशंस हुए हैं तो हमें लाइफ स्किल भी वापस लाना है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक शॉर्टी नोट सीरीज़ में एक ऐसे कंसेप्ट के बारे में जो कि आपने सुना बहुत होगा आजकल, क्योंकि आप लोग तो जिसको बोलते हैं ना नेट जनरेशन है आप लोग, तो आपने सुना ज़रूर होगा, लेकिन इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल में और गहराई में बात करने वाले हैं। ठीक है, अब जैसे आपको मालूम है मैग्नेट ब्रेन्स में हम हर चीज़ जो है वो डिटेल में करते हैं, कंसेप्ट में जाके करते हैं, बिल्कुल जिसको A to Z जो उसकी निटिग्रिटीज़ हैं उसमें जाके करते हैं। बिल्कुल हवाई काम कुछ नहीं होता है, पूरी पढ़ाई की जाती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती है, बिल्कुल क्वालिटी एजुकेशन जो है आपको 100% दी जाती है। राइट, उसमें ऐसा नहीं होता कि एक आध दो चीज़ पढ़ाने के बाद आपको बोला जाए कि भाई अब आप हमारा पैकेज परचेज कर लो या अब आप सब्सक्रिप्शन ले लो या फिर अब इतना आपने पढ़ लिया आधा जो है वो आप अपने आप करना, ऐसा कुछ नहीं होगा। पूरा कंसेप्ट पढ़ाया जाता है। तो इसके तहत अपन क्या करने वाले हैं, आईजीकेओ में भी अपन पूरा कंसेप्ट लेके चलने वाले हैं। ठीक है, तो अब अपन जो बात करने वाले हैं आज शॉर्टी नोट सीरीज में अपन डिस्कशन करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो कि रिलेटेड है इकोनॉमी के साथ भी, नेट के साथ भी, पैसे के साथ भी, हेल्थ केयर के साथ भी, काफ़ी सारी चीज़ों के साथ और बहुत सारे अलग अलग इनिशिएटिव में, बहुत सारे अलग अलग कामों में, काजों में। आजकल आपने ये टर्म सुना होगा क्राउड फंडिंग, है ना। तो हम बात करने वाले हैं आज बिल्कुल उसी कंसेप्ट के ऊपर और बात हो रही क्राउड फंडिंग की। ठीक है, क्राउड फंडिंग, अब जैसे कि आपको नाम मालूम है, आपने काफ़ी सारी जगहों पे सुना होगा, आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। आप अगर फेसबुक भी चलाते हैं, वो तो आप चलाते ही होंगे, इंस्टाग्राम भी चलाते होंगे, तो उसमें आपने देखे होंगे काफ़ी सारे जो हैं आजकल काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो है उस पर आप देखते होंगे कि काफ़ी सारे पेजेस बने हुए हैं जिसमें अलग अलग क्राउड फंडिंग के लिए अपील की जाती है। क्राउड फंडिंग से अपन क्या मतलब समझते हैं, क्राउड एंड फंडिंग, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 टर्म्स। ऑब्वियसली व्हाट इज़ क्राउड फंडिंग इन जनरल हम समझने की कोशिश करते हैं। क्राउड फंडिंग अगर हम सिर्फ इस शब्द को 2 में बांट लें तो हमें मालूम है कि हम भाई क्या कर रहे हैं कि ऑनलाइन जो लोग हैं उनसे हम फंड मांग रहे हैं। ठीक है, मतलब फंड मतलब हम उनसे पैसा मांग रहे हैं। क्राउड फंडिंग मतलब पहले जो कहा जाता था किसी नेक काज के लिए लोग भाई पैसा इकट्ठा करके वो काम करते थे, तो आजकल वो ज़रूरी नहीं है कि वो नेक काज के लिए हो, वो आजकल किसी फाइनेंसेस के लिए भी हो सकता है, कोई सेटअप के लिए भी हो सकता है, कोई स्टार्टअप के लिए भी हो सकता है, कोई हेल्थ नीड के लिए भी हो सकता है, कोई हेल्थ इमरजेंसी के लिए भी हो सकता है। मतलब जब हम ऑनलाइन जो एनोनिमस लोग हैं जिनको हम नहीं जानते, जिनको हम पर्सनली नहीं जानते, ऑनलाइन हैं, उनसे जब हम मांग करते हैं या हम उनसे रेस करते हैं फंड्स की डिमांड, उसको हम बोलते हैं क्राउड फंडिंग का कंसेप्ट। ठीक है, अब क्या बोलेंगे हम इसको, क्राउड फंडिंग रिफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ फंडिंग अ प्रोजेक्ट बाय रेजिंग मनी फ्रॉम अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, इट इज़ रेलिवेंट फॉर अ पर्टिकुलर कॉज। अब ये बात इसमें भी हो रही है कि ये जो कॉज है ना, ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है जैसा मैंने कहा कि किसी एक पर्टिकुलर या एक नीश का हो, ये बहुत अलग अलग चीज़ों की भी हम बात कर सकते हैं। इसमें हम बात कर सकते हैं कि कई बार आपने केटो की बात नहीं सुनी होगी। केटो में होता है कि जब कोई बच्चा होता है या कोई बीमार होता है तो उसकी अगर इलाज में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है या काफ़ी ज़्यादा उसमें जो ख़र्चा बताया है डॉक्टर्स ने वो बहुत ज़्यादा है, तो क्राउड फंडिंग के थ्रू उसकी जो हेल्प की जाती है या उसका जो इलाज है वो कराया जाता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। क्राउड फंडिंग में लोग जो है अपने बिजनेस आइडियाज़ जो होते हैं वो भी जो है वो जो कैपिटल है वो रेस करने के लिए भी क्राउड फंडिंग के लिए ओपन कर देते हैं कई बार उस कंसेप्ट को। तो इट इज़ वेरी वेरी रेलिवेंट फॉर अ पर्टिकुलर यूज़, मतलब वो एक्चुअली किसी एक पर्टिकुलर कॉस्ट पे बेस्ड होता है। ठीक है, और वो कॉस्ट टू कॉस्ट डिफर होता जाएगा। ठीक है, दूसरा फंडा क्या होता है इसका, इट इज़ वे ऑफ रेजिंग कैपिटल यूजिंग द इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग लाइक फेसबुक और ट्विटर और बाय यूजिंग सब क्राउड फंडिंग डेडिकेटेड वेबसाइट्स। अब जैसे ये मैंने आपसे बात कही कि जैसे फेसबुक पे आजकल आपको बहुत ही एड्स जो हैं वो मिलते हैं, ये काफ़ी सारे पेजेस बने हुए हैं, काफ़ी सारे डेडिकेटेड, ट्विटर पे काफ़ी सारे ऐसे डेडिकेटेड हैंडल्स हैं, या इंस्टा पे काफ़ी सारे ऐसे पेजेस हैं जो आपको मिल जाएंगे जो क्राउड फंडिंग पे वर्क करते हैं, या क्राउड फंडिंग आपको दिलाने में भी कई आजकल तो वो भी है कि क्राउड फंडिंग जो है वो इनिशिएट करने में या क्राउड फंडिंग का जो नंबरिंग है उसको बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगे, या वेबसाइट्स हैं ऐसी कुछ जो
पूरी की पूरी डेडिकेटेड हैं फॉर दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट, ठीक है। तो उसमें बेसिकली आपको ये करना होता है कि आपको जो भी अपना कंसेप्ट है, यू हैव टू मेक योर कंसेप्ट एंड यू हैव टू पुट इट आउट देयर ऑन द सोशल मीडिया फॉर पीपल टू इन्वेस्ट इन टू इट, राइट। आपको कोई कैपिटल रेज करना है, अगर आपने अपना कोई कंसेप्ट बनाया और आपके पास पैसा नहीं है उसमें लगाने के लिए, कंसेप्ट है, आइडिया है, सब कुछ है, लेकिन भाई कैपिटल नहीं है, पैसा नहीं है, निवेश नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बना के उसको पूरा क्या कर सकते हैं, आप उसको फ्लोट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, एंड यू कैन आस्क एनोनिमस पीपल जो कि सोशल मीडिया पे हैं, जो सोशली कनेक्टेड हैं मीडिया के थ्रू, और आप उनसे फंडिंग रेज करा सकते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हो गया। इसके अलावा ये क्या होता है, इट हेल्प्स टू इंप्रूव द प्रेजेंस ऑफ अ स्मॉल बिजनेसेस एंड स्टार्टअप इन सोशल मीडिया, इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट बेस एंड फंडिंग प्रोस्पेक्ट्स। अब इसमें क्या होता है, किसी पे भी एक आदमी पे भार नहीं आता। जब क्राउड फंडिंग की हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली वी आर नॉट सीकिंग द चंक ऑफ मनी, है ना। क्राउड फंडिंग में आप किसी एक आदमी पे निर्भर नहीं हैं, आप किसी एक आदमी पे, ये नंबर गेम है, जितने ज़्यादा लोग फंड करेंगे उतना बड़ा चंक ऑफ अमाउंट आपका आएगा। दो तरह की चीज़ें होती हैं, पहला तो ये कि आपने उसको लिमिटेड कर दिया कि भाई इतना हमारा अमाउंट है, जैसे आपने कहा 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए अगर हमारा जमा हो गया तो उसके बाद वो अपने आप ही वो कंसेप्ट जो है, वो कई वेबसाइट्स होती हैं जो कि सिर्फ क्राउड फंडिंग के ऊपर काम करती हैं, है ना। तो ये हुआ कि भाई 5 लाख रुपए हमें इस काज के लिए चाहिए, 5 लाख रुपए जब पूरे हो जाएंगे तो वो अपने आप ही वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और एक होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना फंड जमा हो सकता है, तो ऑब्वियसली वो फिर वो जो होता है वो नंबर गेम होता है, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा पैसा अक्यूमुलेट होगा, राइट। क्योंकि क्राउड फंडिंग में एक लोगों का माइंडसेट है कि बहुत बड़ी रकम लोग नहीं देते एकदम से, तो इट बिकम्स लाइक अ नंबर गेम। जितने ज़्यादा लोग आप उसको ड्रॉ कर पाएंगे, जितने ज़्यादा लोग उसकी तरफ आ पाएंगे और जितने ज़्यादा लोग आपको फंड रेस करेंगे उतना बड़ा आपका अमाउंट होगा, ठीक है। दिस इज़ व्हाट द क्राउड फंडिंग इज़ लाइक। अब ये कई बार स्मॉल बिजनेसेस के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। ये कई बार कोई बहुत अच्छा कोई कंसेप्ट है, जो स्टार्टअप का कंसेप्ट मान लीजिए, जो कि बहुत ही वाइटल कंसेप्ट है या कोई बहुत ही इनोवेटिव कंसेप्ट है, तो उसको फ्लोट करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, राइट। Now we are talking about, there are different types of crowdfunding like debt based, equity based, cost based, reward based, software value token, donation based, litigation etc. ये मैंने बताया कि किस किस तरह की क्राउड फंडिंग हो सकती हैं। अब क्राउड फंडिंग, ये जो चीज़ें हैं ये निर्भर करती हैं कि आप क्राउड फंडिंग किस काम के लिए मांग रहे हैं, ठीक है। ये लिटिगेशन बेस्ड हो सकता है, डोनेशन बेस्ड हो सकता है, डोनेशन मतलब दान धर्म की चीज़ें हो सकती हैं, राइट। इसमें आपका वैल्यू टोकन हो सकता है, सॉफ्टवेयर वैल्यू हो सकती है कि सॉफ्टवेयर में आप किसी इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप किसी प्लान कर रहे हैं, लाइक आप कह सकते हैं कि आपने कोई बिजनेस प्लान में आप क्राउड फंडिंग कर रहे हैं, एंड मे बी इट इज़ इन सॉरी, और बेबी वो हो सकता है कि उसके बदले आपको इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं उस पर्टिकुलर बिजनेस के, राइट। तो वो भी हो सकता है। किस तरह का प्लान है उस पर निर्भर करता है आपका क्राउड फंडिंग का जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपको शेयर्स मिल सकते हैं, आप इक्विटी ले सकते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी की, उसके एक्सचेंज में आप क्राउड फंडिंग कर रहे हैं, या फिर आप डेट बेस्ड है कि भाई आप उस पैसे को वापस लौटा देंगे, कि आपका बिजनेस चल जाएगा तो आप इसको इंटरेस्ट समेत इस पैसे को जो है आप इसको वापस कर देंगे, या एक निवेश के तौर पर आप लोगों से पैसे ले रहे हैं, या फिर आप बेसिकली कॉज बेस्ड है कि भाई कोई आदमी, जैसे मैंने बोला कि कोई बच्चा है, उसके इलाज के लिए कोई एक रकम चाहिए, वो रकम उसका जो परिवार है वो मिलकर नहीं जुटा पा रहा, उसने बाकी सारी जगहों पे भी वो गए, अलग अलग संस्थाओं में गए, मांग की, सरकार से कुछ उनको वो मिला, लेकिन उन्होंने गुहार लगाई, लेकिन उनको उतना पैसा नहीं मिल पाया। तो फिर उन्होंने सोशल मीडिया पे जाके कहा कि भाई हमारा बच्चा बीमार है और हमको उसके पैसे, उसको इलाज के लिए इतना इतना पैसा चाहिए। तो फिर वो एक कॉस्ट बेस्ड बात हो जाती है कि लोग जो है फिर वो एक अच्छे नेक काज के लिए पैसे दे रहे हैं, तो एक कॉस्ट बेस्ड बात हो गई। रिवॉर्ड बेस्ड, कि आपने अगर क्राउड फंडिंग आप कर रहे हैं तो उसके बदले में आपको कोई रिवॉर्ड मिल रहा है, या उसके बदले में आप कह सकते हैं कि कई बार क्राउड फंडिंग जब होती है तो आप उसको, इसके बदले में आप एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेशन भी देते हैं कई लोग, राइट। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के, किस काम में क्राउड फंडिंग सीख कर रहे हैं या दे रहे हैं, एंड दैट विल डिपेंड ऑन द रिवॉर्ड दैट यू विल गेट आउट ऑफ इट, ठीक है। दूसरी बात हो गई कि इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेस्ड ऑन द इक्विटी बेस्ड मॉडल इज प्रैक्टिस्ड इन क्राउड फंडिंग इन इंडिया। जब हम इंडिया में बात करते हैं तो इंडिया में और वर्ल्ड में अलग अलग तरह की जितनी इकोनॉमीज होती हैं उनमें कुछ क्राउड फंडिंग के कुछ एक आप कह सकते हैं कि कुछ नियम से निर्धारित आप कर सकते हैं। हालांकि सोशल मीडिया पे कोई सच आप एकदम वाटर टाइट नियम तो नहीं है, लेकिन इंडिया में जब हम बात करते हैं तो दो तरह के होते हैं। एक आपको मालूम है पीपीपी, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेस्ड होती है, या फिर इक्विटी बेस्ड होती है।
ज़्यादा चलती है। मतलब बाकी कॉस्ट बेस्ड तो ऑब्वियसली है ही, इक्विटी बेस्ड मॉडल जो है वो ज़्यादा प्रैक्टिस में है या पीपीपी है। इक्विटी आप समझ ही गए कि मैंने आपके अगर कंपनी में निवेश किया, मैंने आपको पैसे दिए, तो उसके बदले आप मुझे इक्विटी या शेयर में हिस्सा देंगे, ठीक है, वो बात हो गई। अब हम बात करते हैं क्राउड फंडिंग इज नॉट अ न्यू कंसेप्ट, इट हैज़ बीन सिंस ages as chandas has been collected for religious festivals since years. It has also been used in films, social causes, music festival, etc. It is carried out in various models like peer-to-peer lending. अब ये पहले जैसे मैंने कहा कि क्राउड फंडिंग क्या है ना, थोड़ा सा हाईटेक नाम हो गया है, सुनने में कहने में उतना ख़राब नहीं लगता, वरना पहले क्या होता था, लोग घर घर जाके चंदा मांगते थे। तो चंदा मांगना तो बड़ा बुरा लगता है ना। आप कहने कहो किसी के हम क्राउड फंड करा रहे हैं अपने प्रोजेक्ट को, तो उतना ख़राब नहीं लगेगा, लेकिन आप कहो कि भाई हम चंदा मांग रहे हैं लोगों से इस प्रोजेक्ट को करने के लिए, तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे कि अरे गरीब, इसके पास पैसे नहीं है, बताओ इतने बड़े बड़े सपने लेके आ गया, पैसे है नहीं करने के, चंदा मांगता फिर रहा है। लेकिन आप वही चीज़ आप कह देंगे कि भाई हम क्राउड फंड करा रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, तो थोड़ा सा एलीट हो जाता है, थोड़ा सा क्लासी सा हो जाता है, ठीक है। वरना ये देखा जाए तो ये कंसेप्ट अपने यहाँ बहुत पहले से चलता है। डोनेशन का कंसेप्ट, चंदे का कंसेप्ट, या भाई बंद से उधार मांग के, दोस्त यार से उधार मांग के पैसा लगाना, वो कंसेप्ट अपने यहाँ बहुत टाइम से चलता है। लेकिन अब ये है कि ये थोड़ा बड़ा स्केल, क्योंकि सोशल मीडिया आ गया है, तो जो थोड़ा सा जिसको बोलते हैं ना कि स्केल जो है थोड़ा सा एनलार्ज हो गया है, बड़ा हो गया है, दुनिया जो है वो थोड़ी सी खुल गई है, थोड़ी बड़ी हो गई है। जो कूप मंडूब जिसको आप कहते हैं, क्या बोलते हैं ना, कुएं का मेंढक टाइप, उससे निकल के आप दुनिया, थोड़ी सी बड़ी दुनिया में आ गए हैं। तो वहाँ पे आप एनोनिमस लोगों से, जिनसे आपकी जान पहचान नहीं है, उनके लिए भी आप उनको भी अप्रोच कर सकते हैं और उनको भी अपना कंसेप्ट जो है वो सेल आउट कर सकते हैं, इन द सेंस कि आप उनसे भी पैसा जो है वो निवेश करवा सकते हैं या ले सकते हैं। ये कंसेप्ट जो अपने यहाँ है ये बहुत सालों से चला आ रहा है। खासकर आपने देखा होगा दुर्गा जी का चंदा मांगा जाता है, होली पे, होलिका दहन में वो जो लकड़ियाँ जलाई जाती हैं उसका भी चंदा ले जाते हैं लोग अपने यहाँ। तो उसके अलावा म्यूजिकल फेस्टिवल हो रहा है तो उसका चंदा मांगा जाता है, डोनेशन मांगी जाती है, ऑर्केस्ट्रा बन रहा है तो उसका चंदा मांगा जाता है। उसके अलावा फिल्मों में जब आप देखते हैं कि फिल्मों में कोई अगर बड़ी वैसी कोई सोशल मैसेज के साथ मूवी है तो उसमें जो है वो इन्वेस्टमेंट मांगा जाता है या सोशल कॉज के लिए मांगा जाता है ना। तो ये कंसेप्ट तो बहुत पुराना है। आप इसको ये कह सकते हैं कि इसको थोड़ा सा एक नए युग का जामा पहना दिया गया है और उसको नाम जो है रख दिया गया है क्या, क्राउड फंडिंग, ठीक है। ओके, अब अपन समझ लेते हैं ये जो क्राउड फंडिंग है जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, ये जो मॉडल है इसका क्राउड फंडिंग का, इसमें कुछ ना कुछ फैक्टर्स होते हैं, है ना। हर कुछ जो मॉडल होता है, बिजनेस मॉडल होता है, इसका कुछ ना कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट या प्रिमिटिव फैक्टर्स होते हैं या प्राइमरी फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि डिपेंड करता है कॉजेस पे भी। तो कॉज में मैंने आपसे कहा जैसे कैटो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस काम करती है, वो क्या काम करती है कि जैसे कोई बच्चा है जिसकी कोई सर्जरी होनी है, कोई मेजर सर्जरी होनी है और उसमें अगर पैसों की कमी हो रही है तो उसका जो क्राउड फंडिंग करा के वो जो अमाउंट है उसको पूरा करता है, राइट। तो उस तरह के कॉजेज़ के लिए भी होती है, लेकिन हम यहाँ मॉडल समझने के लिए उस तरह के एग्जाम्पल की बात अब नहीं करेंगे, राइट। ये मैं आपको सिर्फ समझा रही थी कि किस तरह के कॉजेज़ के लिए भी क्राउड फंडिंग होती है, बिकॉज वो थोड़ा सा डिप्रेसिंग सा है, थोड़ा सा टफ टॉपिक है ना, थोड़ा सा भावुक सा टॉपिक है, तो हम वहाँ नहीं जाएंगे। ये कंसेप्ट समझने के लिए हम इकोनॉमिक्स का कोई टॉपिक उठाते हैं, बिजनेस मॉडल उठाते हैं और बिजनेस के कंसेप्ट पे हम बात करते हैं, ठीक है। पर आप समझ गए ना कि ये बात क्लियर हो गई आपको कि क्राउड फंडिंग किस तरह की चीज़ों के लिए और किस तरह के कॉजेस के लिए भी होती है। अब अपन आ जाते हैं मॉडर्न क्राउड फंडिंग मॉडल पे और हम बात करने वाले हैं नाउ वी आर गोइंग टू टॉक बिजनेस, राइट। अब मॉडर्न क्राउड फंडिंग के जो फैक्टर्स होते हैं उसमें 3 तरह के फैक्टर्स होते हैं। क्या क्या? पहला तो हो गया भाई द प्रोजेक्ट इनिशिएटर। प्रोजेक्ट इनिशिएटर वो प्राणी जो कि यहाँ पे लिखा भी है, आप इसको पढ़ेंगे तो आप देखिए, यहाँ पे देख लेते हैं अपन। एक हो गया, पहला जो हो गया आपका प्रोजेक्ट इनिशिएटर हो गया, दूसरा सपोर्टर हो गया, तीसरा जो है वो प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है। अब वो क्या हो गया, पहला जो है प्रोजेक्ट इनिशिएटर, मतलब वो आदमी जो कि कंसेप्ट लाया है, ठीक है, जिसने जो कंसेप्ट है उसने वो कंसीव किया है वो कंसेप्ट और वो कंसेप्ट बनाया है। अब वो तरह से आप कह सकते हैं कि एक तरह से किसी जो आप कहते हैं एंटरप्रेन्योर भी हो सकता है, वो कोई ऐसा आदमी भी हो सकता है जो कि बेसिकली कंसेप्ट पे वर्क कर रहा है, कोई ऐसा भी हो सकता है जिसने कोई एक नया कंसेप्ट कंसीव किया है या कोई ऐसी चीज़ है जो कि वो नया लाया है और जिसके लिए उसको फंडिंग की ज़रूरत है ना। तो वो आदमी जो कि
सबसे पहला जो काम करने वाला है, जो कि प्रपोज कर रहा है आइडिया, हम उस इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे प्रोजेक्ट इनिशिएटर। दूसरा जो है, अब हम बात करने वाले हैं सपोर्टर्स। अब सपोर्टर्स क्या है? या तो ये कोई व्यक्ति विशेष हो सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप हो सकता है, हम उसकी बात कर सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर, और हम कह सकते हैं कि भाई और कोई समूह है वो भी हो सकते हैं, जो मिले जुले ग्रुप्स हैं हम उनकी भी बात भी कर सकते हैं, यहाँ हम लोकल इंडिविजुअल्स की बात कर सकते हैं, या हम सोशल मीडिया पे पाए जाने वाले ऑनलाइन जो लोग हैं जिनको हम जानते हैं, नहीं जानते, व्यक्तिगत तौर पे नहीं जानते, लेकिन हम सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं या बिल्कुल ही एनोनिमस हैं, वो लोग भी हो सकते हैं जो कि उस पर्टिकुलर कॉज में बिलीव करते हैं जो कि इस प्रोजेक्ट इनिशिएटर ने फ्लोर पे लाया है या फ्लोट किया है, राइट। तो सपोर्टर वो लोग हो गए जो उस पर्टिकुलर कॉज में या उस पर्टिकुलर आइडिया में इन्वेस्ट करने में या क्राउड फंड करने में इंटरेस्टेड हैं, राइट। तो वो हो गए सपोर्टर्स। और प्लेटफॉर्म हो गया वो प्लेटफॉर्म जो कि जिस प्लेटफॉर्म पे ये लोग जो हैं ये अपना आइडिया फ्लोट कर रहे हैं और सपोर्टर्स इसको आके इसमें पैसा फंड कर रहे हैं या इसमें पैसा लगा रहे हैं। तो ये कौन से हो सकते हैं प्लेटफॉर्म? या तो ये ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो कि एक स्पेशलाइज्ड वेबसाइट बना ले वो, जिस पे वो फ्लोट कर रहा हो, या फिर वो कोई पर्टिकुलर, जैसे आप नॉर्मल सोशल मीडिया की जो साइट्स हैं आप वो मान सकते हैं, जैसे आप मान सकते हैं फेसबुक पे कर रहा हो या ट्विटर पे उसने कोई सा मुहिम चला दी हो, या उसने कोई जिसको बोलते हैं इंस्टा पे चला दिया हो, या उसने अपनी कोई वेबसाइट बना के इन सोशल मीडिया चैनल्स पे उसको प्रमोट कर दिया हो या एडवर्टाइज कर दिया हो। तो इस तरह से भी हो सकता है कि पेज बना दिया उसने एक्सक्लूसिव इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। तो उसमें आपको तीनों कंसेप्ट समझ में आए कि एक क्राउड फंडिंग के लिए, कोई भी क्राउड फंडिंग के लिए आपको 3 फैक्टर्स की ज़रूरत होती है। पहला वो आदमी जो कि वो कंसेप्ट लाया है, आइडिया लाया है, उसने कंसीव किया है और शुरुआत की है। दूसरे वो जिन्होंने उस कंसेप्ट में पैसा लगाने के लिए तैयार हैं, क्राउड फंड करने को तैयार हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और तीसरा वो प्लेटफॉर्म जिस पे ये सारा काम जो है वो हो रहा है, या जिसके ज़रिए जो जिसको आप कहते हैं ना, एक जो ज़मीन है वो दी जा रही है जिस पे ये काम शुरुआत की जा रही है, जिसकी ये काम किया जा रहा है। अब हम आ जाते हैं कुछ स्टोरीज पे कि कौन सी, जैसे हम एग्जाम्पल्स पे डिस्कशन कर लेते हैं अब कि कौन कौन सी, अभी हमने क्राउड फंडिंग का जो फंडा है वो समझ लिया। अब हमें समझना ये है कि भाई इंडिया में अगर देखा जाए तो कौन सी ऐसी प्रोजेक्ट्स है या कौन से ऐसे काम हैं जिनके लिए क्राउड फंडिंग हुई है। ठीक है, जब एग्जाम्पल के साथ हम कोई चीज़ समझते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है, ज़्यादा जल्दी हमारे दिमाग में घुसती है। ठीक है, तो समझ लेते हैं अपन कुछ एग्जाम्पल जो हैं क्राउड फंडिंग के, वो यहाँ पे दिए हुए हैं। काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन हमने कुछ जो लगते हैं ना कि हमको थोड़े से हम डाइवर्स एग्जाम्पल्स हैं उसके थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं टू फंड द ट्रेनिंग ऑफ द न्यू जनरेशन आर्टिस्ट, अ क्राउड फंडिंग कैंपेन वाज लॉन्च फॉर द प्रिजर्विंग द थिएटर आर्ट फॉर्म कुडियाट्टम। अब कुडियाट्टम की जो बेसिकली ये जो आर्ट फॉर्म की हम बात कर रहे हैं ना, ये इतना इंपॉर्टेंट और इतना प्रिमिटिव आर्ट फॉर्म है हमारे यहाँ का, जिसको आप कहते हैं बहुत ही प्राचीन कला है आर्ट फॉर्म, थिएटर आर्ट फॉर्म। लेकिन ये धीरे धीरे बाकी जैसे भी जो भी हमारे प्राइमरी आर्ट फॉर्म्स हैं उनकी तरह ही, ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स की तरह ही ये भी जो है ये कम होती जा रही है, विलुप्त होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि नई जनरेशन जो है इसके बारे में स्टडी नहीं करती। नई जनरेशन को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं है इसके बारे में, उनको बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं पता, राइट। बल्कि ये इतनी ज़्यादा है कि बल्कि यूनेस्को ने भी, आप मानेंगे कि इसको रिकॉग्नाइज किया है एज अ कल्चरल, आप कह सकते हैं एक ओरल और कल्चरल मैनिफेस्टेशन के रूप में ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री, राइट। ह्यूमन हेरिटेज एंड ह्यूमन हिस्ट्री के उसमें कंटेक्स्ट में इतनी इंपॉर्टेंस ये रखता है। अब ये क्या है बेसिकली, कुडियाट्टम जो है ये एक तरह का, आप इसको जोड़ सकते हैं कब से, संगम लिटरेचर का टाइम सुना है आपने? संगम लिटरेचर या संगम एरा जो साउथ इंडिया में था, केरला का एक डांस आर्ट फॉर्म है ये, और इसको संस्कृत से और उससे जोड़ा जाता है संगम लिटरेचर के दौर से, तब से ये चलता हुआ आ रहा है। लेकिन अब इट इज़ गेटिंग डिफिकल्ट फॉर इट्स टू सर्वाइव। तो इस वजह से ये क्राउड फंड किया गया था ये प्रोजेक्ट, और इसमें किया गया था, ट्रेनिंग दी गई थी नई जनरेशन के लोगों को, नए जनरेशन के आर्टिस्ट को जो कि आर्ट फॉर्म सीखने में इंटरेस्टेड थे, ताकि इसको किसी तरह इसका संरक्षण हो सके और इसको किसी तरह से बचाया जा सके। ठीक है, प्रिजर्विंग के लिए इसको किया गया था, और ये अच्छा रहा था, मतलब काफ़ी बड़े स्तर पे क्राउड फंडेड हो गया था। और अब जो है ये आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से तो रिवाइव नहीं हुआ है, लेकिन एक जो कार्य था ना, जिसको कहते हैं कि एक जो चक्का है वो घूम गया है कम से कम। ठीक है, तो ये काम हो गया।
दूसरा एग्जाम्पल हम क्या ले लेते हैं, हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं पैरालंपिक बैडमिंटन स्टार मार्क धर्माई का। ठीक है, इन्होंने क्राउड फंड कराया टू कम्पीट एट द थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2017। अब ये भी एक बहुत ही रोचक कहानी भी है, किस्सा भी है और बहुत अच्छी घटना भी है। अब ये जो है मार्क धर्माई, इनके बारे में आपको मालूम होगा, ये पैरालंपिक हैं और पैरालंपिक में इन्होंने गोल्ड में ब्रॉन्ज जीता था। मतलब ये वर्ल्ड में अगर हम बात करते हैं तो 3rd नंबर पे आते हैं ये बैडमिंटन में आज की डेट में, पैरालंपिक चैंपियन के उसमें। और इन्होंने अपनी जो पढ़ाई है, जो प्राथमिक शिक्षा थी, वो इन्होंने बेसिकली एक मछुआरी कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, तो इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा वहाँ से ली और उसके बाद सेंट एंड्रूज कॉलेज, जो कि काफ़ी अच्छा प्रतिष्ठित कॉलेज है बॉम्बे में, वहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन किया। लेकिन क्योंकि परिवार जो था वो मछुआरी उससे आए थे, ये फिशरमैन की फैमिली थी, तो ये अपने पिता के साथ जाते थे और काम करते थे। अब ये चंबई विलेज में थे और वहाँ के जो लोग थे उन्होंने फिर इनको, क्योंकि अब इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, आप समझ सकते हैं कि बैडमिंटन की प्रैक्टिस के लिए और स्पेशली जब आप स्पेशली एबल्ड हो तो कितना महंगा खर्चा था, हर चीज़ की, बड़े परीक्षण का जो खर्चा था वो बहुत ज़्यादा था, हर चीज़ का खर्चा बहुत ज़्यादा था। तो क्या था कि इनके जो वहाँ के जो और जो फेलो फिशरमैन थे उस कम्युनिटी के, जो इनके घर के आसपास रहते थे, जिन्होंने इनको बचपन से देखा था, उन लोगों ने मिलके इनकी सहायता की और क्राउड फंड किया। और इनिशियली क्या किया इन्होंने, आपस में मिलके उन्होंने किया और इनको जो एकेडमी है वहाँ पे दाखिला करवाया सीखने के लिए और ट्रेनिंग वगैरह के लिए, और जो एक बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस तरह का वो प्रदान किया। बाद में इनको बहुत बड़े स्तर पे क्राउड फंडिंग का भी एक इसी तरह से मुहिम जो है एक जारी हुआ और उसने थोड़ी सी जोर पकड़ी और उसके थ्रू पैसे जो हैं वो इकट्ठा हुए, बड़े स्तर पे पैसे इकट्ठा हुआ और फिर जाके आप कह सकते हैं कि इन्होंने जो थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल है उसमें पार्टिसिपेट किया और जैसा मैंने कहा कि आज की तारीख में वो 3rd चैंपियन माने जाते हैं, 3rd नंबर पे आते हैं बैडमिंटन में। ठीक है, तो ये हो गए कुछ एग्जाम्पल्स। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी संस्था हैं या कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि क्राउड फंडिंग का काम भारत में करती हैं। कुछ तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, कुछ तो हम डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी सारे जो प्लेटफॉर्म्स हम वो भी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे प्लेटफॉर्म्स पे आते हैं सोशल मीडिया के, कि वी कैन टॉक अबाउट एक्सक्यूज मी, वी कैन टॉक अबाउट फेसबुक या इंस्टा या अलग अलग ट्विटर पे काफ़ी चलते हैं। इसके अलावा विशबेरी है, मिलाप है, मिलाप फाउंडेशन काफ़ी बड़ा नाम है। इसके अलावा मिरेकल फाउंडेशन काफ़ी बड़ा नाम है। रंग डे है, क्राउड क्यूब है, सीडर्स है। सीडर्स जो है ये लंदन बेस्ड है, इसको लिन ने एंड कार्लोस ने स्टार्ट किया था। ये काफ़ी लीडिंग क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि इंडिया में भी काम करते हैं। अब इसमें कौन कौन से हैं ये आप हम समझ लेते हैं। विशबेरी जो है ये क्रिएटिव आर्टिस्ट को फंड करता है। ठीक है, कोई भी क्रिएटिव आर्टिस्ट है या कोई भी क्रिएटिव फील्ड है, अगर आपके पास कोई आइडिया है जिसके लिए आपने एक आइडिया तो कंसीव कर लिया लेकिन आप में उस आइडिया पे इन्वेस्ट करने के लिए कैपिटल नहीं है, तो आप विशबेरी पे वो आइडिया डाल सकते हैं, उनको आप क्राउड फंडिंग के लिए अपलोड कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं। अगर वो अप्रूव होता है दैट यू कैन गो फॉर विशबेरी। उसके अलावा मिलाप जो है वो प्लेटफॉर्म है चैरिटीज़ का। आपको मालूम होगा मिलाप फाउंडेशन काफ़ी बड़ा फाउंडेशन माना जाता है अपने आप, अलग अलग चैरिटीज़ के लिए यूज़ होता है। इसी तरह मिरेकल फाउंडेशन जो है वो अनाथ बच्चों के लिए काम करता है। रंग डे जो है वो इंटरनेट बेस्ड है, पीयर टू पीयर माइक्रो लेंडिंग प्लेटफॉर्म है। माइक्रो लेंडिंग मतलब बहुत बड़े स्तर पे नहीं होती है, छोटी मोटी जो माइक्रो लेंडिंग है वो उस लेवल पे होता है। माइक्रो लेंडिंग मतलब छोटे स्तर पे जो पैसों का लेन देन होता है उसकी बात हो रही है और पीयर टू पीयर बेस्ड है। इसके अलावा ये जो है ये फैसिलिटेट करता है लो कॉस्ट लोन्स टू रूरल एंटरप्रेन्योर्स अक्रॉस इंडिया। और ये बेसिकली रूरल जो जगहों पर जिनको आप कहते हैं ग्रामीण में, देहातों में जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनके पास पैसा नहीं है या व्यवस्थाएं नहीं है या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनको क्राउड फंडिंग के लिए ज़्यादा फैसिलिटेट करता है। ठीक है, इसके अलावा जब हम बात करते हैं क्राउड क्यूब या सीडर्स की, तो ये इंटरनेट प्लेटफॉर्म है जो कि इनेबल करते हैं स्मॉल कंपनीज टू इशू shares over the internet and receive a small investment from registered users in return। ये बात हमने जब बात की थी कि अलग अलग लेवल पे क्राउड फंडिंग होती है, तो यहाँ पे हमें बात समझने की ये है कि ये जो है ये आप कह सकते हैं शेयर्स या इक्विटी की बात भी आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो है ये काफ़ी कंटेम्प्रेरी हैं, एक दूसरे के माने जाते हैं जब हम बात करते हैं क्राउड क्यूब और सीडर्स को, और ये साथ में इनमें काफ़ी कॉम्पिटिटिव भी हैं ये एक दूसरे के। ठीक है, काफ़ी आर्च कॉम्पिटिटर्स भी माने जाते हैं एक दूसरे के। और ये जैसे मैंने कहा सीडर्स
आइडियाज़ जो है वो लंदन बेस्ड है और इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी काम करती हैं। उनको लिन और कार्लोस ने स्टार्ट किया था, ठीक है। अब ये स्मॉल इन्वेस्टमेंट जो है वो रजिस्टर्ड यूजर्स से काहे में करती है, वो इशू करती है शेयर्स ओवर द इंटरनेट एंड रिसीव स्मॉल इन्वेस्टमेंट from the registered users in return. इसके अलावा a number of other platforms have also emerged recently which are specialized in funding with scientific projects such as experiment.com and the open source science project. अब इसके अलावा अलग अलग नीश में काम करने के लिए भी अलग अलग तरह के अलग अलग क्षेत्रों में भी स्पेसिफिक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, ठीक है। पहले जैसे मैंने आपसे कहा इकोनॉमिक्स की हम बात कर रहे थे, अब हम बात कर लेते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख लेंगे कि साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए भी कुछ आ गए हैं जिसको कहते हैं experiment.com, काफ़ी नाम है इसका। इसके अलावा द ओपन सोर्स साइंस प्रोजेक्ट भी है। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे देखेंगे सीड एंड स्पार्क है, सीड इंजन है, इसके अलावा फ्लैश फंडर्स है, ठीक है, वी फंडर है, किक स्टार्टर है, सीड इन्वेस्ट है। तो इसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स और बहुत सारे ऐसी जिसको आप कहते हैं कि वेबसाइट्स आ गई हैं जो कि इसमें काम करती हैं। कैटो मैंने जैसे आपको बताया कि काफ़ी नाम है उसका और इंडिया में काफ़ी लीडिंग है साइट फॉर द क्राउड फंडिंग। Now when we say what are the benefits, अब इसके benefits क्या है? benefits तो हमने जब इसके बारे में डिस्कशन किया तो ही हमें समझ में आ गया कि इसका benefit क्या है ना। benefit किन लोगों को ज़्यादा है इसका, जो कि नया स्टार्टअप कर रहे हैं, नए लोग जो आ रहे हैं, बिजनेस की दुनिया में आना चाहते हैं, किसी और नीश में आना चाहते हैं, क्रिएटिव दुनिया में आना चाहते हैं, साइंस की दुनिया में आना चाहते हैं, या जिनके पास आइडियाज़ हैं, जिनके पास बहुत भरपूर आइडियाज़ हैं लेकिन उनके पास कैपिटल नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, या एक प्लेटफॉर्म नहीं है जिसपे वो आइडिया को फ्लोट कर सके। और एंजल फंडिंग का भी आपने कंसेप्ट सुना होगा, या एंजल फंड करा सके, ठीक है, तो उनके लिए फायदेमंद है ये। क्राउड फंडिंग, देयर इज नो फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम एंड हेंस नो टीडियस प्रोसीजर रिक्वायर्ड। अब जैसा मैंने कहा कि बैंकिंग से, अगर आप बैंक से लोन लेने जाते हैं ना, तो आपको मालूम है कि कितना टीडियस प्रोसेस है। आपको दुनिया भर के तमाम पेपर्स उनको देने पड़ते हैं, आपका सिबिल स्कोर देखा जाता है, आपके पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है, आपके प्रोजेक्ट का जो ओवरऑल आपका प्रोजेक्ट समझने की ज़रूरत होती है, कोई आपको गारंटर चाहिए होता है, कोई आपको डिपॉजिट रखना होता है, बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ उसमें होती हैं। यहाँ क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मल प्रोसीजर नहीं है, ऐसा कोई फॉर्मल सेटअप नहीं है पैसे लेन देन का, तो ये जो प्रोसीजर है इससे आप बच जाते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये कंज्यूम कम टाइम करता है और एफिशिएंट होता है। जाहिर सी बात है कि मनी वाइज भी बहुत एफिशिएंट होता है, क्योंकि आपको एक कंसेप्ट बना के एक वेबसाइट पे फ्लोट करना है, या फिर अगर आप अपना पेज बना के जाना चाहते हैं तो पेज बना के कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, राइट। तो उस पर आपका जो कॉस्टिंग है वो देखा जाए तो कुछ भी नहीं लगेगा। अगर आपको एडवर्टीजमेंट करना है या आपको एक मिनिमल प्राइसिंग में उसको फ्लोट करना है नेट पे, तो मे बी आपको उसका आप वो ले सकते हैं, आप कोई पैकेज परचेज कर सकते हैं, तो वो भी कॉस्टिंग वाइज आपको इफेक्टिव पड़ेगा। लेकिन आप अगर ये नहीं भी करते हैं, अगर आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी करते हैं तो भी आप कर सकते हैं, तो भी आपके चांसेस हैं कि आपका अगर कंसेप्ट में दम है, आपके आइडिया में दम है, तो भी आपको जो है वो व्यूज मिल जाएंगे और तो भी आपको फंडर्स जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा इट एनहांसेस द प्रोडक्टिविटी एंड इनोवेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, ये बात तो है ही। जब हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, तो बहुत सारे आइडियाज़ जो है ना वो सिर्फ इसी वजह से ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि लोगों के पास वो रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है। रिस्क लेने की कैपेसिटी से मेरा मतलब है गट्स की बात हम नहीं कर रहे अकेले, ठीक है, ये गट्स नहीं है रिस्क लेने के, वो तो एक अपनी जगह पे है कि गट्स तो है नहीं है, पैसा नहीं है, उनके पास उतना रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो कोई चीज़ पे रिस्क ले सके। दे हैव नथिंग टू पुट ऑन स्टेक, राइट। तो क्या हो जाता है कई बार कि बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे क्रिएटिव जिसको कहते हैं ना वेंचर्स, बहुत सारी नई नई खोज, एक्सपेरिमेंटेशन वहीं पे अपने कंसेप्शन स्टेज में ही दम तोड़ देते हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रिसोर्सेज। तो कम से कम ये जो चीज़ है ना, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे कम से कम वो स्टेज 1 से स्टेज 2 पे जाने की हिम्मत करते हैं। अगर स्टेज 2 पे कुछ नहीं हो पाता तो कम से कम ठीक है, वो एक अलग चीज़ है कि फिर उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं नहीं बढ़ते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो स्टेज 1 से स्टेज 2 पे आने की हिम्मत तो करते हैं, या स्टेज 2 पे कम से कम दे सी द आइडिया, एटलीस्ट सी द डे ऑफ लाइट, राइट। तो ये कम से कम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, द आइडिया सीज द लाइट ऑफ द डे,
आई एम सॉरी, ओके, मैं थोड़ा सा भावुक हो गई आपको समझाते समझाते, तो जो मुहावरा है वो उल्टा बोल गई. सो एटलीस्ट द आइडिया सीज द लाइट ऑफ द डे, राइट? अदरवाइज वो तो कंसेप्शन पीरियड में ही मर जाता बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रिसोर्सेज. Now it comes to another one. It helps in elevation and progress of small and medium scale industries. As I said कि ज़रूरी नहीं है कि आप from the scratch start कर रहे हो. Even अगर आप हो सकता है आप छोटे लेवल पे हो, आपका कोई बिजनेस आइडिया है जो कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र में काम करता है, लोकल क्षेत्र में काम करता है, ठीक है, या ग्रामीण क्षेत्र में काम करता है, या एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है कहिए, और आप इसको बड़े लेवल पे ले जाना चाहते हैं, आप इसको नेशनल लेवल पे ले जाना चाहते हैं, या आप इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना चाहते हैं. अब आपके पास इतने फंड्स तो हैं कि आप उस आइडिया को या उस पर्टिकुलर बिजनेस को एक क्षेत्र में रन कर सकें और मैनेज कर पाएं, लेकिन अब आपके पास उतना फंड नहीं है कि आप उसको बड़े मार्केट में ले जा सकें, या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे या राष्ट्रीय लेवल पे भी आप ले जा सकें. तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें भी ये मदद करेगा आपकी कि आपके पास जब पूरा आपका जो बिजनेस मॉडल है वो बना हुआ है, आप एक कोई भी वेबसाइट जो भी आपके इस चीज़ को केटर करती हो, आपके रिक्वायरमेंट को, आप उस पर आइडिया फ्लोट कीजिए, और अगर लोगों को आइडिया पसंद आता है, समझ में आता है, ये पता चलता है कि भाई ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है बिजनेस, ऑलरेडी इन रनिंग बोर्ड है, तो आप उसमें डाल सकते हैं कि भाई आपकी शेयर परसेंटेज क्या है, आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो क्या है, आपका जो मार्केट है वो किस तरह का है, आपका जो ग्रोस प्रॉफिट है वो कितना रहा, नेट प्रॉफिट है वो कितना रहा. आप ये सब जो भी डिटेल्स हैं अपनी आप दे सकते हैं, और इस तरह से आपको, जिसको कहते हैं ना, आप बिल्कुल सही आपको एक लाइन मिल जाएगी, और बिल्कुल आपको जो सही लोग हैं जो उसमें आपको या तो आपकी मदद कर सकते हैं, आपको गाइडेंस दे सकते हैं, या फिर आपको इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं, उनकी राय भी आपको मिल जाएगी, उनका आपको एडवांटेज भी मिलेगा, और पैसा अगर वो लगाना चाहें तो पैसा भी मिलेगा, ऑब्वियसली फंड तो आपको मिलेंगे ही साथ में. It helps in improving the ease of doing business policy as usual. Everything comes down to business, ठीक है. ये ease कर देता है, convenient कर देता है, जब आपको जा जाके एक एक जगह पे बैंक्स में जा जाके आपको ठोकर नहीं खानी, लोन नहीं मांगना, साहूकारों के चक्कर नहीं लगाने, गहने गिरवी नहीं रखने, कुछ नहीं करना. आपको सिर्फ एक सही बिजनेस मॉडल बनाना है, बिजनेस पॉलिसी बनानी है, और सही प्लेटफॉर्म ढूंढना है, या सही कोई एंजल फंडिंग एजेंसी ढूंढनी है, या क्राउड फंडिंग कोई प्लेटफॉर्म ढूंढना है, या फिर अपना पेज बना के आपको, यू हैव टू जस्ट कॉन्टैक्ट द राइट पीपल. एंड मे बी अगर आपके आइडिया में दम है, अगर आपके बिजनेस मॉडल में दम है, तो इट इज इन ऑल प्रोबेबिलिटी यू विल गेट द काइंड ऑफ थिंग्स और द फंड दैट यू आर लुकिंग फॉर. ठीक है, तो ये बिजनेस पॉलिसीज और बिजनेस को आप एक अलग ऊंचाइयों पे, एक अलग आयाम पे ले जाने के लिए भी बहुत हेल्पफुल हो सकता है. नाउ एज यू कैन सी इट हियर, राइट, अगर आप यहाँ देखते हैं तो कस्टमर लॉयल्टी की हम बात कर रहे हैं, सर्विस, सपोर्ट, फीडबैक, क्वालिटी, सेटिस्फैक्शन, रिवॉर्ड, एवरीथिंग कम्स डाउन टू द फैक्ट कि आप अपने वर्क को या आप अपने आइडियाज़ को कैसे स्टिमुलेट कर रहे हैं, और आप किस तरह से, और हाउ यू आर गोइंग अबाउट दैट पर्टिकुलर बिजनेस आइडिया और द बिजनेस मॉडल दैट यू आर लुकिंग फॉर, एंड द फंडिंग दैट यू आर लुकिंग फॉर. ओके, नाउ it has various applications, like it is being explored as a potential funding mechanism for creative work such as blogging and journalism, music, independent film, or funding startup companies, etc. अब अभी तक हम बात कर रहे थे बिजनेस के बारे में, ठीक है. अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा क्रिएटिव फील्ड में. आपने देखा होगा कि कहा जाता है कि भाई क्रिएटिव फील्ड में अक्सर ये बोला जाता है कि जर्नलिज्म जो है ना, अब तो थोड़ी सी हालात सुधर गए हैं, वरना पहले कहा जाता था कि भाई पत्रकार है तो पत्रकार, आपके दिमाग में आज भी जो स्टीरियोटाइप बना हुआ है ना पत्रकार का, वो आता है बिल्कुल एकदम खादी का कुर्ता पहना हुआ एक आदमी, जिसने चप्पल पहनी हुई है कोल्हापुरी, और टांगा हुआ है एक गमछा, और टांगा हुआ है एक बैग, है ना, खादी का एक बैग हाथ में, और चश्मा लगाया हुआ, और एक किताब और एक कॉपी और एक पेन पकड़ा हुआ. ये ज़माने थे, एक टाइम था जब जर्नलिज्म ऐसा हुआ करता था, लेकिन आज भी हमारे दिमाग में जो इमेज है वो यही है. और वो क्यों है? क्योंकि कहा जाता है कि भाई क्रांति तो आप ले आते हैं, क्रांति लाने वालों क्या एक्चुअली जेब से फ़कीर होते हैं वो, है ना. मतलब बाकी जो हो, कलम के लिए भले ही वो कहा जाता है कि उनके पास बड़ा दम है और बड़ी जो उनकी पैसा है उनके पास, लेकिन जेब की जब आप बात करते हैं, जब जेब की आप बात करने पे आते हैं, ये कहते हैं कि भाई जो ये क्रिएटिव काम होते हैं ना, चाहे वो गाना हो, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे जर्नलिज्म हो, सब कुछ जो है ये सब करने वाले जो होते हैं वो जेब से फ़कीर होते हैं. ठीक है, आइडियाज़ के धनी होते हैं, जेब से फ़कीर होते हैं. तो कम से कम इन लोगों को भी, जो हमने कहा, जैसे कि हमने एक बात की ना विशबेरी की, उस तरह की और भी वेबसाइट्स हैं और भी फंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें क्या होता है कि वो जो क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं उनकी भी पूछ की जाती है, उनको भी मौका मिलता है, और वो भी अपने जो आइडियाज़ हैं
वो केटर कर सकते हैं टू द नीड, एंड दे कैन गो आउट एंड लुक आउट फॉर द फंड्स। अगर उनके पास कोई आइडिया है, कोई चीज़ अगर वो स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी वो फंडिंग सीख कर सकते हैं। इट इज़ अ वे टू गिव बैक टू सोसाइटी। एक तरह से इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि अलग अलग, जैसे मैंने कहा क्राउड फंडिंग में एक तो इक्विटी बेस्ड होता है, शेयर बेस्ड होता है, एक आपका डोनेशन बेस्ड होता है। तो ऑल्सो अगर इफ यू आर फंडिंग टू द सोसाइटी, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर काज के लिए, किसी ऐसे कॉज के लिए अगर आप फंड दे रहे हैं या डोनेट कर रहे हैं जो कि बहुत नेक काज हो, राइट, तो इट इज़ अ वे ऑफ गिविंग बैक टू द सोसाइटी। एक तरह से आप सोसाइटी को रिटर्न कर रहे हैं। अगर आपको ऑब्लिगेशन होता है एक तरह का दैट इफ यू आर डूइंग वेल एंड इफ यू आर वेल ऑफ, तो आपको कहीं ना कहीं आपका एक दायित्व होता है कि आप उसको लौटाएं। जो आपने जिस समाज से जो चीज़ें हासिल की हैं, आप अपनी कैपेबिलिटी में, अपनी कैपेसिटी में समाज को, देश को वो सब वापस करें। तो ये एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं, इट इज़ लाइक गिविंग बैक टू द सोसाइटी। इट अलाउज क्रिएटर टू अटेन लो कॉस्ट कैपिटल। इसमें लो कॉस्ट कैपिटल, एज आई सेड, कि लो कॉस्ट कैपिटल कैसे हो जाएगी आपको, कि सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे जो है आपका मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें इंटरेस्ट फ्री होता है, कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है इसमें, क्योंकि एज आई सेड कि कोई फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम नहीं है, राइट, कोई फॉर्मल चैनल नहीं है जिसके थ्रू आप पैसा जो है वो पैसे का लेन देन हो रहा है या लेंडिंग और या बोरोइंग हो रहा है पैसे का, वो नहीं है। तो ये जो है वो लो कॉस्ट कैपिटल है। इसमें आपको किसी भी तरह का, मे बी आपको शेयर देना हो सकता है, इक्विटी में हिस्सा देना हो सकता है, कंपनी में हिस्सा देना हो सकता है, लेकिन आपको इंटरेस्ट रेट नहीं होता। The greater publicity, strong customer base and an easier time funding employees is a result of crowdfunding. ग्रेट पब्लिसिटी, ऑब्वियसली आपको जब आप क्राउड फंडिंग पे जाते हैं तो ऑब्वियसली यू व्हेन यू आर आउट देयर ऑन द सोशल मीडिया, आप अपनी कोई आइडिया या कोई बिजनेस वेंचर अगर आप फंडिंग के लिए मांग रहे हैं तो आपको एक पन दो काज ऐसे होते हैं कि एक तो आपका जो आइडिया है वो फ्लोट करेगा, यू वांटेड टू गो वायरल, आप उसमें एडवर्टीजमेंट में हो सकता है इन्वेस्ट कर रहे हो कुछ पैसे, तो दैट पर्टिकुलर थिंग विल गेट यू द पब्लिसिटी, राइट। स्ट्रॉन्गर कस्टमर बेस, ऑफ कोर्स कस्टमर बेस आपका स्ट्रॉन्गर होगा बिकॉज मेनी पीपल विल हॉप इन, काफ़ी सारे लोग जो है हॉप इन करेंगे टू रेज अमाउंट फॉर दैट पर्टिकुलर आइडिया जो कि आपने केटर किया है या आपने प्रेजेंट किया है, राइट। उसके अलावा एक ईजियर टाइम फंडिंग एम्प्लॉयज एज ए रिजल्ट ऑफ क्राउड फंडिंग, ठीक है। तो इट विल बी मोर कन्वीनियंट टू ट्रेडिशनल वे ऑफ गोइंग फॉर द बिजनेस, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, थोड़ा सा कन्वीनियंट होगा, टाइम इफेक्टिव होगा एंड मनी इफेक्टिव होगा, सबसे बड़ी बात। इसके अलावा allow people to donate or invest in food and agriculture related opportunities. Ag Funder is one of the such global platform. ठीक है, अब जैसे आपको मालूम है कि जब हम अपनी इकोनॉमी की बात करते हैं, हमें मालूम है कि भारत जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, राइट। Despite all our advances in different and myriad फील्ड्स, हम एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी हैं। तो अब हम बात कहाँ कर रहे हैं कि कुछ ऐसे जिसको बोलते हैं स्टार्टअप आइडियाज़, कुछ ऐसे कंसेप्ट जो कि एग्री बेस्ड हों, एग्रीकल्चरल बेस्ड हों, उनके लिए भी आप फंडिंग मांग सकते हैं। और उसके लिए एक स्पेसिफिक एक का एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है, इसके अलावा आपको और भी मिल जाएंगे। एक फंडर करके एक स्टार्टअप है, एक क्राउड फंडिंग साइट है जिसपे काफ़ी नाम है और जो एग्रीकल्चर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट करता है लोगों को, और ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। इस तरह के और भी प्लेटफॉर्म्स आपको मिल सकते हैं। अब दूसरी बात होती है बाईपासेस कास्ट और जेंडर प्रेजुडिस टू कम्युनिटी नेटवर्क एंड हेंस इंक्लूसिवनेस इज इनहेंस्ड। ये अगेन एक बहुत बड़ा जिसको बोलते हैं दुर्भाग्य है इस देश का। हमारे यहाँ की एक बहुत बड़ी त्रुटि है हमारे सिस्टम की, हमारे पूरा जो हमारा बना हुआ सिस्टम है ना, जो जातिवाद और जो पेट्रियार्की या जिसको हम बोलते हैं नस्ल का भेदभाव या जातिवाद या पुरुष महिला, ये जो भेदभाव है ना हमारे यहाँ इतनी गहराई से हमारी जड़ों में, हमारे सिस्टम में बैठे हुए हैं, बने हुए हैं कि इसको तोड़ के बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल काम है। और ये काम जो है वो भी क्राउड फंडिंग के थ्रू बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं होता कि भाई ये जो पैसा मांगने वाला है, कई बार ऊंची जाति, नीची जाति, नस्ल भेद और ये सब जो है ये फंडा नहीं होता है ना। एक आदमी है जिसने अपना कंसेप्ट दे दिया है, कई बार वो एनोनिमिटी में भी अपना कंसेप्ट दे सकता है, तो उसमें ये नहीं होगा कि भाई ये तो इस एरिया का है तो हम इसमें क्यों लगाएं, और ये ऊंचे उसको बिलोंग करता है या नीचे उसको बिलोंग करता है या रिजर्व्ड कैटेगरी को आता है या जनरल कैटेगरी में आता है। ये भेदभाव जो है, या पुरुष है या महिला है, ये भेदभाव खत्म हो जाता है, ठीक है। लोग जो है, जो पैसा है वो लगेगा सीधे सीधे, वी आर टॉकिंग बिजनेस, और वो सीधे सीधे बिजनेस पे फोकस होगा, ठीक है। तो ये भेदभाव भी जो है काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है। इट रिड्यूसेस द कॉस्ट,
The platform reduces search and transaction cost, which allows a higher participation in the market. As I said कि reduce कर देता है cost effective तो होता ही है, जाहिर सी बात है कि आपको कोई पैसा या कोई hardcore money investment नहीं करना होता when you're looking out for a crowdfunding project. ठीक है, तो इसकी वजह से आपका वो जो पैसा है वो बच जाता है, एंड एटलीस्ट वो पैसा भी जो बचा हुआ है आपका, यू कैन डेविएट दैट मनी इन अ बेटर थिंग, और कोई जो वाइटल थिंग है उसके अंदर आप लगा सकते हैं. इट ओपन्स अप सम ऑफ द नेग्लेक्टेड मार्केट टू इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स. अब कुछ ऐसी भी चीज़ें आ सकती हैं जो कि हम नॉर्मली आमतौर पे नहीं सोचते. कुछ ऐसी नेग्लेक्टेड मार्केट हो सकते हैं, कुछ ऐसी जगहें हो सकती हैं, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, कुछ ऐसे एरिया में रहने वाले लोग हो सकते हैं, कुछ ऐसे प्रांत में रहने वाले लोग भी हो सकते हैं, या कुछ अपने आप में ऐसी चीज़ हो सकती है जो लोगों के आम दिमाग में आम तौर पे नहीं आती, राइट. उनको भी एक्सपोजर मिल सकता है, उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिल सकता है, वो भी बाहर आ सकते हैं, वो भी इसके ज़रिए फ़ायदा उठा सकते हैं. ये एक फ़ायदा है. इन्वेस्टर्स एड वैल्यू टू कंपनीज एंड हेंस हैव द वैल्यूज ऑफ कंपनी इंक्रीज्ड विद क्राउड फंडिंग. अब जितने लोग क्राउड फंड कर रहे हैं, राइट, जितने भी लोग क्राउड फंड कर रहे हैं, तो उससे एक चीज़ समझ में आ रही है कि भाई अगर आपका एक प्रोजेक्ट है ना, उसमें अगर 50 लोग क्राउड फंड कर रहे हैं और एक प्रोजेक्ट है जिसमें 5000 लोग क्राउड फंड कर रहे हैं, राइट, तो आपको ये समझ में आता है कि भाई इस प्रोजेक्ट में इतने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक जो क्रेडिबिलिटी का पार्ट है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है. ये समझ में आता है कि भाई हो सकता है वो सामने वाला जो कर रहा है, आप वो कम से कम उसको दोबारा स्टडी करेंगे, समझेंगे, और आप ये समझेंगे कि भाई क्रेडिबिलिटी का वजह क्या है. सामने वाले के अगर प्रोजेक्ट में 5000 लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 5000 लोग अपना भरोसा दिखा रहे हैं, है ना, 5000 लोग अपना पैसा लगा रहे हैं, अपना भरोसा दिखा रहे हैं, तो उसकी क्रेडिबिलिटी की वजह क्या है, या इतना कितना सॉलिड है उसका बिजनेस प्लान कि उसमें लोगों को ये भरोसा है कि भाई अगर ये काम है तो ये चल दिखलेगा, या अपने को फायदा होगा. अगर वो इक्विटी या शेयर बेस्ड है तो अपने को फायदा होगा, या फिर वो कंसेप्ट इतना अच्छा है कि लोग विलिंग है अपने जेब में से पैसा निकाल के उसमें लगाने के लिए, राइट. तो आपको एक जो एनालिसिस है ये भी मौका मिलता है समझने का. और दूसरी बात यह है कि जितने लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उतने लोगों का विश्वास मत हासिल है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, राइट. तो उसकी क्रेडिबिलिटी एक अपने आप में होगी, उसमें जितने लोगों का दिमाग है. आप में कई बार कुछ क्राउड फंडिंग, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें यू आर ऑल्सो ओपन टू गिव योर आइडियाज एंड सजेशंस, राइट. सो यू ऑल्सो हैव द पार्टिसिपेशन, you also have the right to participate in that particular idea, so it gives you that kind of knack also. अब ये बातें तो हमने कर ली सारी पॉजिटिव बातें, है ना, ये हमने सारी पॉजिटिव बातें कर ली. लेकिन अब आपको मालूम है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है. ये हमने कर लिया क्या कि फायदा क्या क्या होता है क्राउड फंडिंग का. अब अपन थोड़ा सा अलग समझ लेते हैं कि भाई साहब ये अगर प्रोजेक्ट होता है, क्राउड फंड कराते हैं अपन किसी चीज़ को, पता चला कि सारे खड़े हो गए कल को उठ के कि आज अपना प्रोजेक्ट जो अपने पास पैसे नहीं है, मम्मी पापा से बोला छोड़ो, अपन ने एक आइडिया सोचा है अब इसको अपन फ्लोट करेंगे और क्राउड फंडिंग मांगेंगे लोगों से. तो इतना आसान भी नहीं होता. उसके कंसर्न्स जो होते हैं अपन वो भी डिस्कस कर लेते हैं. पहली बात तो यह है कि बहुत रिस्की होता है फॉर द न्यू स्केल, स्मॉल स्केल इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स, एंड हेंस दे फेल इन देयर नोवाइस वेंचर. पहली बात क्या होती है, सबसे बड़ी बात, ये सुनने में जितना आसान लग रहा है कंसेप्ट, करने में उतना आसान नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि जैसे जैसे ये चीज़, कोई भी चीज़ जब पकड़ती है ना, माहौल बनता है, जब कोई चीज़ रफ्तार पकड़ती है तो उसमें दिक्कत क्या हो जाती है कि भाई एक चीज़ है, आपने बोला कि आपका एक कंसेप्ट है जिसको आपको क्राउड फंड कराना है, तो लोगों की जेब से पैसा निकलवाना बहुत मुश्किल कार्य होता है, चाहे आप वो ऑनलाइन कर रहे हो, चाहे वो काम आप ऑफलाइन कर रहे हो. खासकर ऑनलाइन में तो लोगों को रिस्क फैक्टर भी बहुत लगता है कि हो सकता है फ्रॉड हो सकता है बेकार हो सकता है कि ऐसा कुछ हो ही ना, हो सकता है फालतू का झोलझाल हो कुछ, इसमें हो सकता है होक्स हो, है ना. तो ये क्रेडिबिलिटी जो आपको बिल्डअप करना है वो बहुत मुश्किल काम हो जाता है कि लोगों का आप पे भरोसा हो. तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पे जाते हैं, बड़े बड़े जो क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उस पे जाते हैं, और उसकी जो स्क्रीनिंग का प्रोसेस है वो थोड़ा सा हेक्टिक होता है, थोड़ा सा लंबा होता है. ऐसा नहीं होता कि आपने कहा कि भाई मेरा प्रोजेक्ट है अब आप डाल दो और उसको क्राउड फंड ले लो. उसमें स्क्रीनिंग की जाती है और स्क्रीनिंग का प्रोसेस थोड़ा सा टीडियस हो सकता है. और अगर आप उसको अपने लेवल पे करना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा कि सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू, तो भी आप कर सकते हैं. लेकिन फिर क्रेडिबिलिटी का थोड़ा सा, आपको अपनी क्रेडिबिलिटी आप कैसे स्थापित कर रहे हैं ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है.
ठीक है। उसके अलावा रेपुटेशन डैमेज, देयर इज अ फेलियर टू मीट गोल्स एंड टारगेट टू जनरेट इंटरेस्ट विल रिजल्ट इन द पब्लिक फेलियर। अब बेसिकली वही चीज़ है कि आपने भाई जो क्रेडिबिलिटी है, आपने जो कह के जो प्रोजेक्ट आपने जैसा सुनहरे सपने आपने दिखाए लोगों को, है ना, वो जिसको अपन कहते हैं ना मुंगेरी लाल की हसीन दुनिया जो आपने दिखाई है, जो सजाई है, वो अगर आप कहीं उसमें अचीव नहीं कर पाए या कहीं आप उसमें चूक गए, और अगर आपने क्राउड फंडिंग ली है नाम पे काहे में, चाहे शेयर्स के दम पे या आपने इक्विटी के नाम पे, चलिए आपने डोनेशन में मांगी है तो ठीक है कि लोगों ने आपको दे दिया और ठीक है, उसके बाद भी लेकिन ये हो जाएगा कोई एक बार दे दिया, लेकिन अगर आपने क्रेडिबिलिटी अपनी सिद्ध नहीं की, प्रॉफिटेबिलिटी आपने सिद्ध नहीं की, या वो पर्टिकुलर काज या कॉज जिसके लिए आपने पैसा मांगा है वो काम आपने पूरा नहीं किया, तो एक बार तो कोई दे देगा, दोबारा अगर आप जाएंगे मांगने तो बिल्कुल वो आपको उठाकर जेल में तो ना भेज सके भले ही, लेकिन कुछ ना कुछ वो एक तो या तो देगा नहीं, और अगर आपने कुछ झोल किया तो आपके ऊपर साइबर लॉ के तहत भी मुकदमा चल सकता है। ठीक है, ये एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू उसका क्या हो गया, दूसरा पहलू उसका ये हो गया कि अगर आपने इक्विटी बेस्ड किया है या शेयर बेस्ड क्राउड फंडिंग की है और आपका बिजनेस अगर आप नहीं चला पाए और वो डूब गया, तो भी क्रेडिबिलिटी को और छवि को बहुत नुकसान होगा। फिर अगर आप कोई दूसरा बिजनेस करेंगे तो उस पर भी उसका इफेक्ट जाएगा। ठीक है। तीसरा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपको मालूम है, जिसको आईपीआर कहते हैं, ये उसकी बात हो रही है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन जो है ये भी कैन बी एन इशू एज क्रिएटर हु एंगेजेस इन क्राउड फंडिंग आर रिक्वायर्ड टू रिलीज देयर प्रोडक्ट टू द पब्लिक इन अर्ली स्टेजेस ऑफ फंडिंग व्हिच एक्सपोजेस देम टू रिस्क ऑफ कॉपी बाय कॉम्पिटिटर्स। अब इसमें क्या होता है कि जब आप क्राउड फंड करा रहे हैं, वी आर टॉकिंग बिजनेस हियर, ओके, तो जब आप क्राउड फंड करा रहे हैं तो सिंपल सी बात होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अगर आपने सुना हो ये टर्म, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आपने सुनी हो, तो इसमें क्या होता है, प्रोटेक्शन में ये जो क्रिएटर्स हैं जो कि बिजनेस प्रपोजिशंस लाते हैं, जो शुरुआत में आपने अपना बिजनेस किया, ठीक है, शुरुआती दौर पे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने क्राउड फंडिंग के लिए अपने आप को, अपना जो आइडियाज़ है वो ओपन कर दिया प्लेटफॉर्म पर, एक्सपोज ऑफ कर दिया, तो उसमें उस आइडिया को कॉपी करने की या प्लेजरिज्म की भी बहुत बड़ी जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। ठीक है, कोई ऐसा आइडिया हो सकता है जो आप सिर्फ इनोवेशन के दम पे खेल रहे हो, जिसपे, है ना, इनोवेशन के दम पे मतलब कि कोई ऐसा आइडिया है जो कि इतना यूनिक, इतना नया है कि वो मार्केट में है ही नहीं, है ना, जिसको बोलते हैं ना फ्री आइडिया, या जिसको आप कहते हैं कि फर्स्ट प्लेयर ऑफ द मार्केट हैं आप, लेकिन अगर आपने उसको एक्सपोज कर दिया है, जब वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे चला गया है कि भाई आपको इस आइडिया के लिए पैसे चाहिए, तो मे बी अगर वो बहुत अच्छा आइडिया भी है तो भी आपके पास कोई कॉपीराइट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्शन नहीं होगा उसको सेफ गार्ड करने में, और भी लोग जो हैं, और भी 10 जो हैं उस तरह का जो कॉम्पिटिटर है आपका आ सकता है और उस आइडिया को एज इट इज कॉपी किया जा सकता है, तो ये भी रिस्क अपने आप में काफी बड़ा हो सकता है। अब एक और बात आ जाती है कि यहाँ पे देयर इज अ रिस्क that if the same network of supporter is reached out to multiple times, the network will eventually cease to supply necessary support and hence all the effort would go in vain in the end. अब क्या होता है कि देखिए, आप जब एक ग्रुप बनाते हैं, राइट, आपका एक सपोर्ट ग्रुप है, या आपने कोई प्लेटफॉर्म पे आप गए जहाँ पे आपने अपना आइडिया जो है वो फ्लोट किया, ठीक है, तो पहली बार में आपका आइडिया जो है बहुत सही है, बहुत अच्छा है, बहुत उसमें लग रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, बिजनेस का इवेंचुअली एंड क्या होता है, एंड रिजल्ट शुड बी प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, लोगों को लगता है कि भाई आपका आइडिया सही है, प्रॉफिटेबिलिटी है, आपने अगर उसको शेयर या इक्विटी बेस्ड रखा है तो पीपल स्टार्टेड टू फंड यू, राइट, एक सपोर्ट ग्रुप ने आपको फंड किया। लेकिन अब क्या होता है कि उसकी जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस बिजनेस मॉडल को जब आप ऑन पेपर्स कोई चीज़ दिखती है, एंड व्हेन इट कम्स टू द ग्राउंड लेवल, कई बार किताबी चीज़ें अलग हो जाती हैं, थियोरेटिकली चीज़ें अलग होती हैं, और प्रैक्टिकल लेवल पे जब वो आती हैं या प्रैक्टिकल लेवल पे जब उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है तो वो कई बार कहानी में ट्विस्ट आ जाता है ना। तो अगर ऐसा होता है, इन केस अगर ऐसा होता है और आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा स्टिमुलेंट नहीं रहती है, या आप जो आइडिया आपने दिखाया था या जिस आइडिया पे आपने लोगों से फंडिंग मांगी थी वो आइडिया लोगों को ऐसा नहीं लगता कि यथार्थ में आप वो कर पा रहे हैं, या प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे वो इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से हो पा रहा है जैसा ऑन पेपर दिखा था या थियोरेटिकली दिखा था, तो कई बार वो प्रॉब्लम आ जाती है कि जब आपको सेकेंड फेज में अगर आपको इन्वेस्टमेंट मांगना हो, या कई चरणों में कई बार इन्वेस्टमेंट होता है, तो पहले चरण में तो चलो लोगों ने पैसा लगा दिया, लेकिन जैसे कि आपको कहते हैं ना कि किसी भी रिपोर्ट का या किसी भी बिजनेस का जो है उसका ग्रोथ देखी जाती है, या ग्रोथ शीट जो है उसकी वो असेस की जाती है ना, कि किस तरह का डेवलपमेंट शीट जो है उसका डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो देखा जाता है। ठीक है, तो अब वो जो ग्रोथ इंडेक्स है, डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसमें जैसे मान लीजिए कि आपने क्वार्टरली आपकी रिपोर्ट जो बाहर आती है, क्वार्टरली जो आपकी रिपोर्ट आई या जो आपकी एनुअल रिपोर्ट आई 1 साल के बाद, और आपको दूसरे चरण के इन्वेस्टमेंट से पहले वो आई और पता चला कि भाई उतना ग्रोथ नहीं है या
उतना आउटकम नहीं आया जितना कि एक्सपेक्टेड था या जितना आपने एंटिसिपेटेड था, एंटिसिपेटेड मतलब जिसकी उम्मीद की जा रही थी उतना नहीं आया, तो वो जो सपोर्ट ग्रुप है वो अपना हाथ पीछे खींच लेगा और दोबारा वो पैसा या दूसरा जो चरण है वो उसमें शायद वो पैसा नहीं लगाएगा या नहीं डालेगा, या दोबारा वो जो उसकी जो ग्रोथ के लिए, जो एक्सेलरेशन के लिए उस प्रोजेक्ट को जो पैसा चाहिए है वो शायद दोबारा ना मिल पाए, और इससे क्या होगा कि पूरा का पूरी ही योजना जो है वो ठप पड़ जाएगी। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि क्योंकि इसका मैंने जैसे कहा कि कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मतलब कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो इसको निर्धारित करती हो या इसको निर्देशित करती हो। ठीक है, ये अपने आप में बिल्कुल फ्री हैंड है या फ्री चैनल है, इसको आप अपने तौर पे कर सकते हैं। कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी आप कह सकते हैं कि कोई फ्रेमवर्क नहीं बना हुआ एज सच अभी तक। तो इसके कारण कई बार क्या होता है कि पब्लिक का जो पैसा है वो भी मिसयूज हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि जिस काम को बता के या थ्योरेटिकली जो चीज दिखाई जा रही है पैसा पूरा उसी में अलॉट हो या एलोकेट किया जाए। हो सकता है बीच के बीच कोई एक और उसका जिसको कहते हैं पर्कुलेशन हो जाए उस पैसे का, या बीच के बीच वो जो पैसा है कहीं और डाइवर्ट हो जाए, तो इसमें मिसयूज होने का भी चांस ज्यादा रहता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम नहीं है। तो इस तरह से एक इसका जो पॉजिटिव साइड है वो ये है कि आप जितना जो ये बीच का जो बैंकिंग का जो आपका जो नेटवर्क है और पूरा ये जो हैसल है उससे तो आप बच जाते हैं। ठीक है, उससे आप एक तरह से बच गए, वो सब कुछ ठीक है कि आपको भी परेशानी नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई, कहीं आपको जाके वो लाइन में नहीं लगना और आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है और आपको 10 तरह के डॉक्यूमेंट जमा नहीं करने। तो ये जो प्रेजेंटर है उसके हिसाब से तो ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जो पैसा लगाने वाला है ना उसके लिए कई बार ये दिक्कत हो सकती है कि भाई उसको ये नहीं मालूम कि वो जो पैसा है या वो दे रहा है, क्राउड फंड कर रहा है, वो एक्चुअली उसी बिजनेस में लग रहा है जिसमें वो दे रहा है, या मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब क्या होता है, आपको मालूम है कि कई बार ये बहुत बड़ा नेक्सस भी बन जाता है, बहुत बड़ा नेक्सस के तौर पे भी उभरा है कहीं जगह पे कि पैसे जो हैं वो कोई योजनाएं बनाई गई हैं और उस पे नाम पे पैसे जो हैं वो ले लिए गए हैं, लोगों से इन्वेस्टमेंट मांग लिया गया है, लेकिन पता चला कि भाई साहब वो जो है वो पूरा का पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला निकला, या आप कह सकते हैं बड़े स्तर पे आप हवाला वगैरह का नाम सुना है आपने, उस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। उसके अलावा फ्रॉड जो है वो बहुत आसानी से हो सकता है। जैसे आपने वो मूवी देखी थी, कौन सी थी वो, हेरा फेरी थी ना पार्ट 2, वो चिट फंड वाला, वो तो खैर वो सामने करता है वो, लेकिन उसी का अगर आप ऑनलाइन रूप देख लेते हैं, ऑनलाइन वर्जन देख लेते हैं, उस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं कि लोगों को नई नई चीज़ों का लुभावने वो देके वादे करके और पता चला कि सामने वाली जो कंपनी है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, या सामने वाले ने जो पैसे लगाए हैं उस पर पता चला कि वो कॉज ही नहीं था, वो बात ही सही नहीं थी। तो ये भी एक रिस्क बहुत बड़ा रहता है। और इसमें क्रेडिट वर्थ, जैसे मैंने कहा कि इसमें क्रेडिट जो है, क्रेडिबिलिटी की वो जो है वो दिक्कत रहती है। एनफोर्समेंट, आपको ये नहीं मालूम कि भाई आपने पैसे दे दिए, सामने वाले ने क्राउड फंडिंग तो हो गई, पैसा भी आ गया उसके अकाउंट में, सब कुछ हो गया, लेकिन उसने वो चालू ही नहीं किया। पता चला कि चलो फ्रॉड नहीं भी सही, तो उसने एंटरप्रेन्योर को लगा कि यार, उसने अपनी बाद में स्टडी की और उसको लगा कि यार ये उतना सही नहीं लग रहा है, चलो किसी और चीज़ में पैसा लगा देते हैं। तो पता चला क्राउड फंडिंग तो एक चीज़ पे ले ली उसने और पैसा उसने कहीं और लगा दिया, क्योंकि उसमें कोई रेगुलेशन तो है नहीं, तो उसमें कोई क्रेडिट वर्दिनेस भी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा लैक ऑफ एक्सपर्टीज जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे बात हो रही है स्टार्टअप्स की, तो स्टार्टअप्स में एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो उनमें जो लोग हैं वो ऐसे लोग हैं जो कि नया खून है, नई उम्मीदें, नई अब है, नई जवानी वाले लोग हैं, है ना। तो ज़्यादातर क्या लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की कमी है, उनके अंदर जोश बहुत है, उनके अंदर एजुकेशन का उनको फ़ायदा मिला हुआ है, लेकिन वो सब कुछ थियोरेटिकली किया हुआ है। अभी हैंड्स ऑन नॉलेज जो है, जो जिसको कहते हैं ना ज़मीनी हकीकतें उन्होंने कम देखी होती हैं, ये ज़मीनी नॉलेज उनको कम होती है। तो कई बार ये होता है कि भाई चीज़ें दिखने में, सुनने में बड़ी बढ़िया लगती हैं, लेकिन जब आप उनको करने पर आते हैं तो हमारा जो कंट्री का जो ढर्रा है काम करने का, या जिस तरह का जो एक बोलते हैं ना स्ट्रक्चर बना हुआ है या सिस्टम बना हुआ है, उसमें काम करना बहुत अलग चीज़ होती है उसके कंपैरेटिवली, काहे के कंपैरेटिवली जो हम किताबों में पढ़ते हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि काफ़ी सारे जो स्टार्टअप्स हैं, काफ़ी सारे जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो इसी चीज़ से हार कर, घबरा कर और ये इसी की जद्दोजहद में परेशान हो जाते हैं, सिस्टम को जब वो पुश करना चाहते हैं तो डिलीवर, कि वो पीछे हट जाते हैं या वो स्टार्टअप्स को जो अपना जो काम है वो बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा है, ये रिस्क बहुत बड़ा हो जाता है।
ठीक है। मैच्योरिटी है स्टार्टअप्स में, ये भी सेम पॉइंट हो गया, ये काफ़ी हाई है क्योंकि वही ज़मीनी हकीकतें मालूम नहीं है, किताबी नॉलेज होता है तो उस पर उनको लगता है कि दुनिया जो है बिल्कुल वैसे ही चलती है जैसे किताबों में चलती है। वो आपको भी लगता होगा, वो जब हम आपकी उम्र के थे हमको भी लगता था कि भाई दुनिया जो है वो ऐसे ही चलती है जैसे हमें किताबों में सिखाया जाता है। लेकिन जब आप असली दुनिया में निकलते हैं, बाहर जाते हैं, आप अपने मम्मी पापा वगैरह से पूछेगा कि वो आपको कहेंगे कि बेटा दुनिया वैसे नहीं चलती जैसे किताबों में दिखती है। ठीक है, दुनियादारी समझ में आ जाएगी, बाहर निकलोगे तो आटे दाल का भाव समझ में आ जाएगा, है ना। तो वो जो आटे दाल का भाव जब समझ में आता है लोगों को, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो आपके जो बड़े बड़े प्लान और ख्याली आपके वो बनाते हैं आपके लिए, वो ढह जाते हैं लोगों के। ठीक है, तो वो भी बहुत बड़ा रिस्क होता है कि फेलियर का रिस्क बहुत हाई होता है और उसमें क्रेडिबिलिटी के चांसेस भी थोड़े से घट जाते हैं कि आपको ये नहीं पता कि सामने वाला जो पैसा मांग रहा है या सामने वाला जिस बिजनेस का या प्रोजेक्ट की बात कर रहा है वो एक्चुअली वो कितना सार्थक तरीके से उसको चला पाएगा या आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। अब इससे निपटने के लिए क्या किया जाए, अपन देख लेते हैं व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। अपन ने सब बात कर ली, अपन ने उसकी पॉजिटिव बात कर ली, अपन ने उसके नेगेटिव एस्पेक्ट बात कर ली। अब अपन बात करते हैं कि भाई अगर ये करना है तो बीच का रास्ता क्या हो सकता है या व्हाट वी कैन डू नेक्स्ट, राइट। तो दूसरा अपन ये कर सकते हैं that there should be a complete transparency and accountability to do away with fraud and illegal activities. Awareness should be spread with the help of social media. अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है ना। ट्रांसपेरेंसी जिसको हम कहते हैं पारदर्शिता होना बहुत ज़रूरी है कि भाई जो आदमी प्रेजेंटर है और जो लोग पैसे लगा रहे हैं, जो सपोर्टर्स हैं, ठीक है, उनमें एक तरह की ट्रांसपेरेंसी रहे, उनमें अकाउंटेबिलिटी रहे, प्रेजेंटर के ऊपर भी अकाउंटेबिलिटी रहे कि भाई आप इन लोगों का पैसा ले रहे हैं या इनसे आप सपोर्ट ले रहे हैं तो आप इनके प्रति अकाउंटेबल हैं, आपको इनको जवाबदेही आपकी बनती है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक बार पैसा लगा दिया और उसके बाद आपकी जवाबदेही खत्म हो गई। ठीक है, तो ये आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा इससे एक और चीज ये होगी कि जो फ्रॉड और इलीगल चीजें हो रही हैं उनमें भी एक बीच में कहीं ना कहीं एक रुकाव आएगा, थोड़ा सा ठहराव आएगा कि लोगों को मालूम है जब अकाउंटेबिलिटी आएगी, जब जवाबदेही आएगी तो कम से कम ये जो फ्रॉड और इलीगल एक्टिविटीज हो रही है उसको भी पूरी तरह खत्म ना भी किया जा सके तो कब काफी हद तक किया जा सकेगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि मनी शुड रीच डायरेक्टली फ्रॉम वन पर्सन हु रेज द मनी टू द कंट्रीब्यूटर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बीच का नेक्सस है ना, जो बीच का नेक्सस है या बिचौलिया जिसको आप कहते हैं बीच में, या मीडिएटर आप कह लीजिए बीच में, या ब्रोकर आप कह लीजिए बीच में, ये नेटवर्क को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी है कि भाई एक आदमी जो प्रेजेंट कर रहा है पैसा जो है, जो लोग सपोर्ट ग्रुप है उसको पैसा जो है वो डायरेक्ट उस आदमी को मिले। उसमें ऐसा ना हो कि 5 रुपए जो है लोगों ने अपने अकाउंट में से दिए और सामने वाला जो ब्रोकर है उसके अकाउंट में गए तो पता चला उसने 2 रुपए खुद रख लिए और ये जो 3 रुपए ही यहां तक पहुंचे। ठीक है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये जो है, ये जो प्रोसेस है ना, इसको हमें बीच में से कट डाउन करना बहुत जरूरी है। तो पता चला ये 5 के 5 रुपए ही पूरे, ये जो है ये पूरा 5 के 5 रुपए ही जाना जरूरी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें करना पड़ेगा ये कि आपको सीधा चैनल जो है उसके थ्रू काम करना जरूरी है, वो सीधा चैनल होना चाहिए। ठीक है, तीसरी बात आ जाती है कि डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई तो डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। चलिए ठीक है, आप बहुत भारी भरकम डॉक्यूमेंटेशन या बहुत लंबे चौड़े कागजी चक्कर में मत पड़िए कि आप ये कागज भी लाइए, वो कागज भी लाइए, ये भी जमा कीजिए, वो भी जमा कीजिए। ये सब कुछ ना भी हो कि चलिए आप टैक्स रिटर्न दिखाइए और आप फलाना दिखाइए, ढिमका दिखाइए, लेकिन कम से कम बेसिक डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कम से कम बेसिक डॉक्यूमेंटेशन या बेसिक डिटेल्स हो जिनको ऑथराइज किया जा सके, जिनको ये कहा जा सके कि हाँ भाई ये सामने वाला जो है वो फ्रॉड नहीं कर रहा है, उसकी जो पहचान है वो पूरी तरह से आइडेंटिफाई की जा चुकी है, उसको पूरी तरह से जो है उसका जो पैन कार्ड्स की डिटेल हैं वो वेरीफाई की जा चुकी हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन वेरीफाई किया जा चुका है, उसका जो कंसेप्ट वो जो कर रहा है उसके बारे में भी पूरा वेरिफिकेशन हो चुका है कि वो बिल्कुल सही है, और तब जाके ये फंड्स को कलेक्ट किया जा रहा है। और किसी तरह से आप कह सकते हैं कि एक तरह का आप नोटरी से ही भले ही बनवा लीजिए या किसी भी तरह का एक कोई प्रोसेस होना चाहिए जिसके थ्रू आप ये कर सकते हैं कि भाई एक जारी कर दिया स्टैंप कि भाई ये जो पैसा जो कलेक्ट किया जा रहा है इसको मिसयूज नहीं किया जाएगा और उसी काम में या उसी काज में लगाया जाएगा जिसके लिए ये लिया जा रहा है। तो कोई ना कोई निर्धारण कर नीति जरूर होनी चाहिए, कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन वर्क जरूर होना चाहिए।
चाहिए, कोई ना कोई पॉलिसी ज़रूर होनी चाहिए, और लॉ होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, हमारे देश में अभी भी आप साइबर लॉ ही बहुत मुश्किल से बना है, और साइबर लॉ भी उतना मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए। तो क्राउड फंडिंग से रिलेटेड लॉ तो हम मतलब दूर की थोड़ी सी कौड़ी लगती है, लेकिन होना चाहिए कोई ना कोई लॉ, राइट। कोई ना कोई लॉ होना चाहिए जो सपोर्ट करता हो क्राउड फंडिंग को भी, एंटरप्रेन्योरशिप को भी, और इसको रेगुलेट भी करता हो, ठीक है। दिस कुड बी वन ऑफ द वेज अहेड। इसके अलावा माइंडसेट जो है लोगों का, जो एक लोगों का जिसको हम कहते हैं ना धारणा बनी हुई है या विचारधारा बनी हुई है, उसमें भी बदलाव लाने की थोड़ी सी ज़रूरत है। वो क्या ज़रूरत है कि आपकी हमारी जनरेशन जो है वो तो फिर भी ठीक है ना। हम तो फिर भी ये बातें समझते हैं कि हम ऑनलाइन पेमेंट या UPI पेमेंट या बैंक ट्रांसफर्स हमें समझ में आता है, लेकिन आपसे या हमसे एक जनरेशन या 2 जनरेशन ऊपर आप देख लीजिए, तो आज भी जब आप देखते हैं तो लोगों को बड़ी परेशानी होती है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के नाम पे। आज भी ज़्यादातर लोगों के इंटरनेट बैंकिंग के उनको खुद को पासवर्ड नहीं पता, उनको ये नहीं मालूम कि UPI पेमेंट कैसे किया जाता है, या क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से पेमेंट किस तरह से प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। तो उसमें बहुत दिक्कत है। तो अब ये है कि एक तरह से ये जो मैकेनिज्म है ना, लोगों की जो धारणा है, इसको थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है कि ऑनलाइन अगर कोई चीज़ है, खासकर अगर आप बात करेंगे, आप बात कीजिएगा कभी अपने पापा मम्मा, या पापा मम्मा को भी छोड़ दीजिए, आप अपने दादू नानू से कभी बात कीजिएगा और उनको कहिएगा कि वो कहेंगे भाई हमारे नहीं समझ में आता ये सब ऑनलाइन तुम्हारा काम है ना, ये सब बेकार की फ्रॉडियाबाजी है, ये कोई काम नहीं होता ये सब। तो अगर ये जो विचारधारा है ना, ये बदलना बहुत ज़रूरी है कि भाई दुनिया बदल रही है, हर चीज़ जो है वो कंप्यूटर में आ गई है, सब कुछ ऑनलाइन चला गया है। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ जो ऑनलाइन पे हो रही है वो फ्रॉड ही है, ठीक है। तो ये विचारधारा थोड़ी सी बदलना ज़रूरी है। इसमें ये बात होना ज़रूरी है कि इसमें बिलीव जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं, जो सरकारी पैसा नहीं है, अगर कोई आदमी व्यक्तिगत तौर पे भी अगर कोई चीज़ शुरुआत कर रहा है और उस पर सरकारी बैकिंग नहीं है, तो भी ऐसा नहीं है कि वो फ्रॉड ही करेगा, है ना। ये भी एक विचारधारा जो है, माइंडसेट जो है, इसमें बदलाव होने की ज़रूरत है। इसके अलावा ये भी देखना होगा कि भाई जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो किस तरह की है, पैसा किस तरह से लगाया जा रहा है, या किस तरह से सेफ चैनल से पैसा पहुंचाया जा सकता है, ये माइंडसेट भी बदलने की ज़रूरत है। और प्रो बिजनेस एनवायरनमेंट लाने की भी ज़रूरत है, जो कि इस्टेब्लिश कर सके क्राउड फंडिंग को इंडिया में आसानी से। अब अपने यहाँ क्या है, अभी भी जैसे मैंने कहा एग्री बेस्ड इकोनॉमी है, चलिए एग्री बेस्ड इकोनॉमी भी छोड़िए, लेकिन आज भी जो एक बहुत बड़ा क्लास है हमारे यहाँ, वो सरकारी उसको क्रेडिबल मानता है, ठीक है। भले ही आप कहें कि हमें सरकार पर विश्वास नहीं है, भले ही आप कहें कि सारी सरकारें भ्रष्ट होती हैं, भले ही आप कहें कि सरकार जो है वो कोई काम नहीं करती, लेकिन नौकरी हर आदमी को सरकारी चाहिए, है ना। क्योंकि क्रेडिबिलिटी की जब बात आती है तो वो खड़ा हो जाता है कि भाई सरकार की क्रेडिबिलिटी है, ठीक है। ये बड़ी विवादास्पद बात है, लेकिन सच्चाई है। आज आप बैंक्स देख लीजिए या इंश्योरेंस पॉलिसीज देख लीजिए, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बिल्कुल आपको कहेंगे कि इंश्योरेंस पॉलिसी है, नई नई इंश्योरेंस कंपनियों का कोई भरोसा नहीं है, LIC में पैसा लगाओ अगर करना है तो, ठीक है। जीवन बीमा अगर लेना है तो LIC से होगा। उसका रीज़न क्या है कि उनके पास कहीं ना कहीं ये है कि सरकार की बैकिंग है या सरकार की क्रेडिबिलिटी है। तो हमारे यहाँ ना प्रो बिजनेस एनवायरनमेंट आज तक भी नहीं आ पा रहा है। धीरे धीरे बदलाव आए हैं, चेंजेस आए हैं, स्टार्टअप्स आए हैं, उद्योग जो है उनमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, सरकार भी अब उसको इन्हांस कर रही है, प्रोजेक्ट कर रही है उसको काफ़ी। उन्होंने मोदी सरकार ने, यूनियन गवर्नमेंट ने भी और स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी उसको काफ़ी प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमारे बजट्स में भी अभी उसको बहुत ज़्यादा किया गया है। आपको जैसे मालूम है स्टार्टअप इंडिया को काफ़ी ज़्यादा किया गया है, या वोकल फॉर लोकल हो गया, या फिर मेक इन इंडिया हो गया। काफ़ी सारी चीज़ों को अब सरकार भी प्रोत्साहित कर रही है या इंडिजिनस इंडस्ट्रीज को कर रही है। लेकिन हमारे यहाँ अभी भी जो प्रो बिजनेस वाला कंसेप्ट है वो लाना बहुत ज़रूरी है, और धीरे धीरे शुरुआत हो गई है, लंबा कुछ टाइम और लगेगा। और जब एक बार ये जो मोशन में आ जाएगा ना, ये सर्कुलर मोशन में जब आ जाएगा, जब जिसको बोलते हैं गति पकड़ लेगा, रफ्तार पकड़ लेगा, तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, जो इकोनॉमी है, उसके रिवाइवल होगा। और उसी टाइम पे आप कह सकते हैं कि क्राउड फंडिंग के लिए भी सक्सेसफुल आयाम खुलेंगे, ठीक है। तो सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो क्राउड फंडिंग के ऊपर हमारी शॉर्टी नोट सीरीज़ थी, ये आपको क्लियर हुई होगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। जो भी आज तक आपने कंसेप्ट सुने थे, ये आई एम श्योर ये कोई नया कंसेप्ट नहीं होगा। क्राउड फंडिंग आप सुन के समझ गए होंगे, लेकिन जो भी चीज़ें, जो भी फैक्ट्स थे वो आपको समझ में आए होंगे, और आपने शायद इस दृष्टि से या इस नज़र से इसको नहीं देखा होगा, या इतना अभी गहराई में आप नहीं गए होंगे,
ठीक है। अब मैं ये बात करती हूँ आपसे कि इनकेस अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मिस हो गई है, कोई चीज़ आप समझना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है हमारी वेबसाइट पे magnetbrains.com और आप जाके क्या करेंगे, आप एक्सप्लोर करेंगे टॉप कोर्सेज का ऑप्शन हमारे, ठीक है। और आपको मालूम है ना कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको सारा का सारा सिलेबस जो है वो मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपको पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो मिलता है बिल्कुल सिस्टमैटिकली अरेंज्ड। आप चाहे ले लीजिए केजी से लेके क्लास 12th तक का, चाहे आप ले लीजिए आगे NTSC ओलंपियाड, सब कुछ आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और पूरा का पूरा बिल्कुल वैसे सीक्वेंस में जमा हुआ जैसा आप चाहते हैं। तो आप ओलंपियाड का आपने खोला, ओलंपियाड में आपको कैसे मिल गया, यहाँ पे आपको इंग्लिश ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड, और ये रहा आपका जीके ओलंपियाड। अब जैसे हमें जीके ओलंपियाड पढ़ना है, वॉच नाउ पे अपन गए, वॉच नाउ आपने खोला, ये खोल गया आपका पेज। जो भी आपको कंसेप्ट समझना है, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। वीडियोस में आप आगे पीछे स्क्रॉल कर सकते हैं, सारा कंटेंट जो है वो ओवरव्यू में आपको मिल जाएगा। आपको जो भी वीडियो देखना है आपको बस वो सिलेक्ट करना है। मोर वीडियोस के ऑप्शन भी है यहाँ पे, और नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन भी है। तो जो भी आपको देखना है आप देखिए, नेक्स्ट वीडियो पे जाइए, इसके बाद आप इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आज तक जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी थे उनके लिए भी आ गया है मैग्नेट ब्रेन्स का एक्सक्लूसिव हिंदी मीडियम चैनल, जिसमें आपको सब कुछ पूरी की पूरी एजुकेशन मिलेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और अपनी खुद की भाषा में, ठीक है। मतलब सब कुछ हिंदी में होगा, पढ़ाया भी हिंदी में जाएगा, लिखा भी हिंदी में होगा। तो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब आपको ये शिकायत भी आपकी दूर कर दी है मैग्नेट ब्रेन्स ने कि सिर्फ अंग्रेजी के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं कि हमारा जो वीडियो है ये तो आपको मालूम है ना कब आता है, हफ्ते में 3 दिन आता है, मंडे से लेके वेडनेसडे तक। मतलब कितने दिन, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, और सुबह 10 बजे से, ठीक है। सुबह 10 बजे आ जाता है IEO का, 1 बजे आता है IMO का, 4 बजे आता है NSO का, और शाम के 7 बजे आता है IGKO का। ये आप चाहें तो आप जो है ये बेल आइकॉन प्रेस कर सकते हैं और आपको प्रीमियर पता चल जाएगा। यही चीज़ अपनी अब हो गई यूट्यूब पे। यूट्यूब पे भी आपको मालूम है कि हमारे सारे कंटेंट जो है आपको यूट्यूब पे भी उपलब्ध है, बिल्कुल वैसे ही उपलब्ध है जैसे कि हमारी साइट पे उपलब्ध है। पूरे सीक्वेंस वाइज ऑर्डर में जमा है, पूरा सब कुछ अरेंज्ड है, आपको कहीं भी कोई भी तकलीफ परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब जैसे कि मैंने शॉर्टी नोट सीरीज़ की, ये आपको कितना समझ में आया, क्या इसमें आपको अच्छा लगा, कितना आपने इसको पढ़ा समझा, आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, राइट। यूट्यूब पे आपको क्या करना है, यू हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इसके अलावा आपको क्या करना है, अब एक और अच्छी बात ये हो गई है कि आप चाहें तो फेसबुक पे और इंस्टा पे भी हमारे जो अपडेट्स हैं वो आप रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और खुल गया है टेलीग्राम का भी चैनल, तो उससे क्या होगा, जितनी भी आपकी डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी जो है अपनी हर तरह से अब अपन कनेक्टेड है, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि जो पढ़ाई है वो अपनी होने वाली है बिल्कुल फर्स्ट क्लास, और बहुत अच्छे नंबर आप लोग सब लाने वाले हैं, ओके। सो अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट में। नेक्स्ट अपन मिलते हैं किसी नए कंसेप्ट के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई चीज़ के साथ। और अगर कोई ऐसी चीज़ हो जिसके बारे में आप स्पेसिफिकली समझना चाहते हैं, कोई टॉपिक हो जिस पे आप चाहते हैं कि मैं शॉर्टी नोट सीरीज़ बनाऊं या रिकैप सीरीज़ बनाऊं, तो आप मुझे इस नीचे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और मैं वो भी बना के आपको दे दूंगी, राइट। तो अब आप पढ़ाई कीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, स्टडी वेल, स्टडी वेरी हार्ड, डू वेरी वेल इन योर एग्जामिनेशन एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।